बाबर। ये वाला बाबर नहीं, बल्कि इसका नाम जिसकी वजह से रखा गया, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। मेरे लोगों, पहाड़ों में रहने वाला शहजादा, जिसके पास ना खाने के लिए कुछ था और ना पीने के लिए, लेकिन आगे जाकर इसी शहजादे ने हिंदुस्तान की तारीख की सबसे बड़ी एम्पायर की बुनियाद रखी, द मुगल एम्पायर। इस एम्पायर ने 300 साल तक हिंदुस्तान पर राज किया और हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक बनाया। हिंदुस्तान पे बहुत से हमले, लेकिन हिंदुस्तान की तारीख का सबसे खतरनाक हमला एक ऐसे जालिम लीडर ने किया जिसने एक ही रात में तकरीबन 1 लाख लोगों का सर काटा और हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। इस लीडर का नाम था अमीर तैमूर। जिसने चाइना के बॉर्डर से लेकर यूरोप के बॉर्डर तक एक बहुत बड़ी एम्पायर बनाई। लेकिन इसके मरने के बाद ये एम्पायर कमजोर हो गई और टूटकर इसकी पूरी फैमिली में डिवाइड हो गई। अब हर गवर्नर ये चाहता था कि इस एम्पायर का कैपिटल अपने ही कंट्रोल में ले ले, क्योंकि जिसके पास भी कैपिटल का कंट्रोल होगा वही इस पूरी एम्पायर का अगला बादशाह होगा। अब जब इस पूरी एम्पायर के कैपिटल को कंट्रोल करने के लिए सख्तरीन लड़ाइयां स्टार्ट हो गई, तो एग्जैक्ट इसी टाइम एक छोटे से इलाके का गवर्नर मर गया और उसका सबसे बड़ा बेटा जो सिर्फ 11 साल का था नया गवर्नर बन गया, जिसका नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर भी सब की तरह इस पूरी एम्पायर के कैपिटल को अपने ही कंट्रोल में लेना चाहता था। तो बाबर ने सिर्फ 15 साल की उम्र में इस कैपिटल पर हमला कर दिया और बड़ी आसानी से उसे अपने कंट्रोल में लिया। लेकिन सिर्फ 100 दिन बाद वो कैपिटल उसके हाथ से चला गया। अब बाबर किसी सूरत भी हार मानने वाला नहीं था, तो उसने कुछ ही सालों बाद उस कैपिटल पर एक बार फिर हमला किया और एक बार फिर उसने कैपिटल को अपने ही कंट्रोल में लिया। अब जब बाबर अपनी जीत की खुशियां मना रहा था, एक नया लीडर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिसने फुल स्पीड सारे इलाकों को कंट्रोल करते हुए इसी कैपिटल को चारों तरफ से घेर लिया। अब बाबर के पास जिंदा बचने का कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि उसके सामने इतना जालिम बादशाह था कि वो सिर्फ दुश्मन को ही नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली को तड़पा तड़पा के मारता था। इसी टाइम उस जालिम बादशाह को किसी ने बताया कि बाबर को मारने का तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुमने ये हुकूमत जबरदस्ती ली है और इस पूरी एम्पायर के लोग तुम्हारे खिलाफ हैं। अब तुम ऐसा करो कि किसी ना किसी तरीके से बाबर की बहन से शादी कर लो, क्योंकि बाबर एक ऐसा शहजादा है जो बाप के साइड से तैमूर और माँ की साइड से चंगेज खान की नस्ल से, और इसी वजह से लोग भी तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो उसने बाबर को कहा कि एक शर्त पर मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। मैं तुम्हें यहाँ से सिर्फ एक ही शर्त पर जाने दूंगा कि तुम अपनी बहन को मेरे हवाले करोगे। अगर तुम अपनी बहन को मेरे हवाले कर दो और कभी भी वापस यहाँ नहीं आओगे, और फिर यहाँ वापस नहीं आना। यहाँ बाबर ने अपनी लिखी हुई बुक बाबरनामा में खुद लिखा है, लोग भूख से मर रहे थे और दुश्मन ने भी हमें चारों तरफ से घेरा हुआ था। तो आधी रात को मैं अपनी अम्मी जान का हाथ पकड़कर चुपचाप उस अंधेरी रात में निकल पड़ा, लेकिन मेरी बड़ी बहन दुश्मन के कब्जे में आ गई। अंधेरा इतना ज्यादा था कि हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हम रास्ता भूलकर
पूरी रात घूमते रहे और बहुत ही मुश्किलों से अगले दिन जब सुबह का टाइम हुआ तो हम एक इलाके पहुंचे जहां हमारे कुछ लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया। लेकिन मैं इतना शौक में था कि मेरे दिमाग में वो सीन बार बार चल रहा था। फिर हम किसी तरीके से पहाड़ों को क्रॉस करते हुए अपने मामू के घर पहुंचे। लेकिन वहां रहने के दौरान मैंने ऐसी गरीबी और जिल्लत देखी कि ना तो मेरा अपना कोई मुल्क बचा था और ना ही आगे की कोई उम्मीद नजर आ रही थी। मतलब जब आप जिंदगी में हार रहे हो ना तो आपके अपने भी आपके नहीं होते। तो मैं वहां से निकलकर पहाड़ों पर एक बूढ़े शेपर्ड के साथ रहने लगा। हमारे पास ना खाने के लिए कुछ था और ना पहनने के लिए। मैं हर दिन नंगे पांव घूमता था, जिसकी वजह से मेरे पांव पत्थर से भी सख्त हो गए थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि आखिर मेरे बहुत से लोग ठंड की वजह से मरने लगे। इस गुर्बत और इतने खराब हालात ने मुझे अंदर से खत्म कर दिया। मैं सोचता था कि मैं किसी तरह यहाँ से इतना दूर चला जाऊं कि मुझे कोई जानने वाला इतने खराब हालात में कभी ना देख सके। इसलिए मैंने सब कुछ छोड़कर बहुत दूर जाने का पक्का फैसला कर लिया। तो बाबर ने अपने पीछे हिंदुकुश के खतरनाक पहाड़ों को देखा जो बर्फ से भरे हुए थे और कुछ ही फौजियों के साथ अफगानिस्तान की तरफ रवाना हुआ। यहां बाबर खुद कहता है कि हमारे हालात इतने खराब थे कि हमारे पास सिर्फ 2 टेंट थे। एक टेंट मैं अपनी अम्मी के लिए सेट करता था और बाकी सारे लोगों के लिए सिर्फ एक ही टेंट था। इतने सख्त हालात में बाबर खतरनाक बर्फ के पहाड़ों को क्रॉस करते हुए किसी ना किसी तरीके से अफगानिस्तान पहुंच गए। इस वक्त यहां के आर्मी चीफ ने जबरदस्ती पूरी हुकूमत को अपने ही कंट्रोल में ले लिया था और लोग उसके बहुत ही ज्यादा खिलाफ। तो वहां की फौज ने आराम आराम से बाबर को ज्वाइन करना शुरू किया और फाइनली बाबर ने काबुल का कंट्रोल अपने ही हाथों में लिया। बाबर अपनी जिंदगी में इतनी दफा हारा था कि वो बस मजीद थक गया था और अब वो कोई और जंग लड़ना मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो बाबर ने यहां वहां हमला करने के बजाय अफगानिस्तान को ही अपना नया घर बना लिया और यहीं रहने लगा। और फाइनली बहुत ही मुश्किलों के बाद बाबर को पहली बार थोड़ा सा सुकून मिला। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि उसका वो पुराना दुश्मन जिसने उसे घर से निकाला था अब उसे तबाह और बर्बाद करने के लिए अफगानिस्तान पर हमले का प्लान बना रहा है। तो बाबर इसकी वजह से बहुत ज्यादा टेंशन में था और उसे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं। इतने में उसने देखा कि दूर से एक फौजियों का ग्रुप आ रहा है। जैसे ही वो करीब आए तो उनके दरमियान एक औरत भी थी। बाबर ने जब गौर से देखा तो उसे पता चला कि ये तो उसकी बड़ी बहन है जिसे वो 10 साल बाद पहली बार देख रहा था। बाबर अपनी बड़ी बहन को देख के कितना इमोशनल हुआ होगा। वहां एक फौजी ने बाबर को बताया कि ईरान के बादशाह ने आपके सबसे बड़े दुश्मन को मार डाला है। और जैसे ही हम उस किले में एंटर हुए तो हमने देखा कि एक औरत बहुत बुरी तरीके से वहां जेल में बंद थी। जब हमने पूछा कि ये कौन है तो हमें बताया गया कि ये आपकी बड़ी बहन है जिससे आपके दुश्मन ने पहले शादी की थी। और फिर जब आप अफगानिस्तान में स्ट्रांग होने लगे तो उसी दुश्मन ने जासूसी के डर से आपकी बहन को जेल में बहुत बुरी तरीके से रखा। ईरान के बादशाह ने हमें हुक्म दिया कि इनको बड़ी इज्जत के साथ मेरे दोस्त बाबर के पास पहुंचा दो। ये वही औरत थी जिसकी वजह से बाबर आज जिंदा था। बाबर बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसने ईरान के बादशाह को बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे जिसकी वजह से उनकी दोस्ती और भी स्ट्रांग हो गई। अब बाबर की मोटिवेशन बहुत ज्यादा हो गई और वो अफगानिस्तान में अपनी एम्पायर को और भी स्ट्रांग करने लगा। और जब बाबर स्ट्रांग हुआ तो उसने एक बार फिर उसी कैपिटल पर जिसे वो बचपन से लेना चाहता था हमला कर। लेकिन तीसरी बार भी बाबर बहुत ही बुरी तरह से हारा।
और बाबर को समझ आ गई कि अगर हमने जिंदा रहना है तो हमें अपने लिए एक सेफ जगह ढूंढनी होगी। तो इसी टाइम बाबर की नजर हिंदुस्तान पर पड़ी और काबुल को फतह करने के 20 साल बाद बाबर अपनी फौज को लेकर इंडिया की तरफ रवाना हुआ। हिंदुस्तान पर इस टाइम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सुल्तान की हुकूमत थी जिसका नाम था इब्राहिम खान लोदी। लोदी को जब पता चला कि बाबर हिंदुस्तान पर हमले के लिए आ रहा है तो उसने एक बहुत बड़ी फौज तैयार करके बाबर को रास्ते में ही क्रश करने के लिए रवाना हुआ। और फाइनली ये दोनों फौजें एक दूसरे के सामने आ गई। एक तरफ बाबर की 12,000 की फौज, दूसरी तरफ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की 50,000 की फौज खड़ी थी जो बाबर की फौज से 3 गुना बड़ी थी। अचानक लोदी ने देखा कि बाबर की फौज अपने सामने गधा गाड़ियां लेके आ रही और चेन से बांध रही। ये देखकर सब कहने लगे कि बाबर इतना डर गया कि अपनी फौज को गधा गाड़ियों से बचा। सब हंसने लगे कि हमारे 5,000 हाथी एक ही वार में इन्हें क्रश कर दिया। ये कहते ही इब्राहिम लोदी ने अपनी पूरी फौज को हुक्म दिया कि हमला करो और एक ही वार में इन्हें तबाह बर्बाद करो। लोदी की पूरी फौज फुल स्पीड आगे बढ़ने लगी। एक मिनट, बाबर तो अपनी जिंदगी में बहुत दफा रहा था, तो वो इतनी बड़ी फौज से भाग क्यों नहीं रहा था? वन वर्ड, टेक्नोलॉजी। तो बाबर ने एकदम हुक्म दिया। अचानक लोदी ने देखा कि गाड़ियों के ऊपर से एक अजीब सी चीज से फायरिंग स्टार्ट हुई और गाड़ियों के दरमियान से उस जमाने के सबसे लेटेस्ट कैनन्स, तोपों ने एक साथ फायरिंग स्टार्ट कर दी। ये बिल्कुल केजीएफ फिल्म का सीन लगा। हाथी आग के गोले देखकर बहुत ज्यादा डर गया और वापस अपनी फौज पर चढ़कर भागने लगे और लोदी की पूरी फौज का डिसिप्लिन टूट गया। लोदी ने एकदम हुक्म दिया कि साइडों से हमला करो। जैसे ही वो एक साइड से आगे जाने लगे तो उन्होंने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा खंदक खोदा गया जिसमें खतरनाक कांटे वाली लकड़ियां लगी हुई और उसे क्रॉस करना इम्पॉसिबल था। दूसरी साइड पे बहुत तंग रास्ता था। वहां से जब फौज आगे जाने लगी तो बाबर की फौज ने उन्हें पीछे हटाना शुरू किया। जैसे ही दुश्मन की फौज पीछे भागने लगी, बाबर ने अपने दोनों साइड्स के घोड़ों को हमला करने का हुक्म दिया और बाबर की फौज ने लोदी की फौज को हर तरफ से घेर लिया। अब दरमियान से तोपों और गन से फायरिंग और दोनों साइड से घोड़ों से तीरों की बारिश हुई। ये देखते ही बाबर ने खुद अपना घोड़ा लेकर हमला कर दिया और दूसरी तरफ से लोदी ने भी हमला कर दिया। लेकिन अब लोदी के लिए बहुत देर हो चुकी। जैसे ही वो तेजी से आगे आ रहा था तो एकदम एक तीर सीधा जाकर उसे लगा और वो अपने घोड़े से गिरकर वहीं पे मर गया और हिंदुस्तान का कंट्रोल जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के हाथ में। बट वेट, बाबर तो अपनी जिंदगी में सिर्फ हारा था, तो उसने इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बनाई कैसे? असल में बाबर को जब अफगानिस्तान का कंट्रोल मिला तो उसने अपना सारा फोकस सिर्फ अफगानिस्तान पर ही कर दिया। सबसे पहले बाबर ने अफगानिस्तान पर बहुत ज्यादा रिसर्च की, जिससे उसे पता चला कि अफगानिस्तान पूरी दुनिया के बिजनेस का सेंटर है, जहां से चाइना, मिडिल ईस्ट और बाकी सारी दुनिया हिंदुस्तान के साथ बिजनेस करती है। अब इंडिया की इंपॉर्टेंस का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इसी टाइम जब उस जमाने की सुपर पावर
उस्मानिया सल्तनत ने यूरोप के लिए हिंदुस्तान का रास्ता बंद कर दिया, तो उस टाइम यूरोप का एक आदमी अपने बादशाह के पास गया और कहा कि मैं आपके लिए हिंदुस्तान का कोई और रास्ता निकालता हूं, जिसका नाम था कोलंबस, जो शिप्स लेकर यूरोप से रवाना हुआ और हिंदुस्तान के बजाय अमेरिका पहुंचा। यह बड़ी यूनिक बात थी क्योंकि उस टाइम पूरी दुनिया का ज्यादातर बिजनेस बाय रोड होता था। आज की तरह नहीं कि सारा ट्रेड बड़ी बड़ी शिप्स में समंदरों से होता। अब अफगानिस्तान के पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान में ट्रेड नहीं हो रहा क्योंकि अफगानिस्तान में अमन नहीं था। देखो, जब भी कोई बिजनेसमैन यहाँ से गुजरता था तो लोग उस पर हमला करके उसका सारा माल लूट लेते थे। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो कहाँ जाए और किससे इंसाफ करे। बाबर को जब इस सब का पता चला तो उसने सबसे पहले एक पुलिस सिस्टम बनाया, जिससे उसने वो सारे रास्ते सेफ बना दिए और उसने सारे बिजनेसमैनों को ये प्रॉमिस किया कि इसके बाद जो भी आपका नुकसान होगा वो हम आपको पूरा अदा करेंगे। और इसी वजह से लोगों ने अफगानिस्तान के रास्ते से ट्रेड करना शुरू किया और आराम से बिजनेसमैन अफगानिस्तान में ही बिजनेस करने के लिए आने लगे। लेकिन अफगानिस्तान के ड्राई पहाड़ों में रहना बड़ा मुश्किल था, तो बाबर ने बड़े बड़े गार्डन्स और होटल्स बनाना शुरू किया। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, ये ऐसा सिस्टम है जैसे आज दुबई कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां बड़े बड़े बिजनेसमैन बिजनेस के लिए शिफ्ट हो रहे हैं। बाबर की इन्हीं पॉलिसी से उस जमाने के टॉप रिसर्चर्स भी अफगानिस्तान आने लगे और इसी टाइम उस जमाने की सुपर पावर उस्मानिया सल्तनत के साइंटिस्ट भी अफगानिस्तान आए। यही टर्निंग पॉइंट था क्योंकि यहाँ से बाबर को पहली बार सुपर पावर की टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटजी का पता चला, गन पाउडर। और अगर ये टेक्नोलॉजी बाबर को ना मिलती तो वो हिंदुस्तान में अपने आप से बड़ी बड़ी फौजों को कभी भी नहीं हरा सकता। लेकिन अब इसी टेक्नोलॉजी की वजह से बाबर ने अपने आप से बड़ी बड़ी फौजों को हराकर हिंदुस्तान की तारीख की सबसे बड़ी एम्पायर की बुनियाद रखी, जिसका नाम था द मुगल एम्पायर। और इस पूरी एम्पायर का क्रेडिट असल में जिसको जाता था वो थी बाबर की बड़ी बहन, जिसकी कुर्बानी की वजह से आज इतनी बड़ी एम्पायर बनी। वो कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। यहाँ पे वो औरत थी बाबर की बड़ी बहन, जिसको पूरी मुगल एम्पायर ने क्वीन के बजाय किंग लेडी का टाइटल दिया। और इसके बाद सबसे ज्यादा क्रेडिट अफगानिस्तान के लोगों को जाता था, क्योंकि जब बाबर के पास कुछ भी नहीं था तो अफगानिस्तान के लोगों ने ही बाबर को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। तो बाबर ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स भेजे और अफगानिस्तान की मोहब्बत में बाबर ने ये शर्त रखी कि मेरे मरने के बाद मुझे अफगानिस्तान में ही दफन करना। और आज भी बाबर की खबर अफगानिस्तान में है। बाबर की इस एम्पायर ने अगले 300 साल हिंदुस्तान पर राज किया और आगे जाकर इसी एम्पायर में बाबर की ही औलाद से एक बंदा इंडिया का सबसे पावरफुल बादशाह बना, जिसका नाम था औरंगजेब आलमगीर, जिसने हिंदुस्तान की तारीख सबसे बड़ी एम्पायर बनाई। सब्सक्राइब।